Hello everyone, myself Sonakshi and today we are going to discuss most controversial topic, that is Citizenship Amendment Act of 2019. This topic is like forever young and like it will be young for in coming years also, and I think this topic is being presented so like ridiculously, and political parties, news media is presenting it like an evil, but it's not like that. And we are today going to like open up this topic, discuss it clause by clause, and tell what are its pros and cons, and how this is not taking citizenship of any existing citizen of any India. So let's discuss. First of all, background. So it was first introduced as a bill in 2016 in Lok Sabha, which amended Citizenship Act of 1955. Then this was referred to Joint Parliamentary Committee, whose report was submitted in January 7, 2019. The Citizenship Amendment Act bill was passed in Lok Sabha in January 2019, but when the 16th Lok Sabha session dissolved, then it was reintroduced in 9 December 2019 by the Ministry of Home Affairs by Amit Shah in 17th Lok Sabha session, which passed on 10 December 2019, and in the Rajya Sabha it passed on the 11th December 2019. uh, what are the scenario of this act? So first of all, under this existing laws, any legal migrant is not eligible to apply for acquiring citizenship. They are barred from becoming an Indian citizenship through registration naturalization. इसमें कहा गया पहले से क्या है कि कोई भी लीगल माइग्रेंट वो जो या फिर बिना पासपोर्ट वीज़ा से इंडिया में आ गया है, या फिर वो जो एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड से ज़्यादा इंडिया में, मतलब उसको रिफर्ड था कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस मच टाइम पीरियड, उसके बाद भी वो इंडिया में रह रहा है, देन ही इज़ कंसिडर्ड टू बी एज इलीगल माइग्रेंट. सो वो इलीगल माइग्रेंट इंडिया के सिटीजनशिप नहीं ले पाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन. इंडिया के सिटीजनशिप लेने के 5 तरीके हैं, उनमें से ये 2 तरीके, तो इन 2 तरीक़ों के तहत वो इंडियन की सिटीजनशिप नहीं ले पाएगा. दूसरा क्या है? द फॉरेनर्स एक्ट एंड द पासपोर्ट एक्ट डिबार्ड सच पर्सन फ्रॉम प्रोवाइडिंग एंड और पुटिंग एन इलीगल माइग्रेंट इनटू फेल ऑफ डिपोर्शन. इसमें यह कहा गया कि फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत उनको इंडियन सिटीजनशिप या फिर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर नहीं किया जाएगा, और पासपोर्ट वगैरह जो ऐसी सर्विसेज हैं उनको डिबार कर दिया जाएगा. इलीगल माइग्रेंट जो होते हैं उनको इन सच सर्विसेज से. A person can become an Indian citizen through registration. एंड जो पर्सन है वो इंडियन सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन से ले सकता है इफ़ ही इज़ नॉट एन इलीगल माइग्रेंट. रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपको एप्लीकेशन देके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन देनी होती है और सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने पड़ता है, जिसके तहत उसके बाद में आप इंडियन की सिटीजनशिप ले सकते हो. वॉट आर द एक्ट इंटेंट्स टू डू, यानी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 है वो करना क्या चाहता है, क्यों इसको लाया गया है. तो जो सिटीजनशिप CAA ऑफ 2019 है वो चेंजेस करता है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो कि पहला सिटीजनशिप एक्ट था और जिसमें प्रोविजंस थे कि आपको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी. तो वो ये वाला एक्ट अमेंड करता है 1955 वाले एक्ट को, और पासपोर्ट एक्ट को भी अमेंड करता है अलॉन्ग विथ फॉरेनर्स एक्ट. इन 3 एक्ट को ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019 अमेंड करता है. पहला जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है उसको, फिर पासपोर्ट एक्ट को अमेंड करता है और फॉरेनर्स एक्ट को अमेंड करता है. और ये कहता है कि जो इलीगल माइग्रेंट जो कि आ गए हैं हमारे इंडिया में, किन 3 कंट्रीज से, पाकिस्तान, बांग्लादेश एज वेल एज अफगानिस्तान, इन 3 कंट्रीज से जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं जो हमारे में इंडिया में आई हैं एक सर्टेन डेट है, उस डेट तक की, देन दे कैन बी एलिजिबल फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अंडर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस. अभी मैं आपको सब क्लॉज बाय क्लॉज बताऊंगी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस क्या है, ये इलीगल माइग्रेंट्स को और ये कम्युनिटीज़ है कौन. ठीक है, तो फीचर्स ऑफ CAA, यानी कि इसके फीचर्स क्या क्या इस एक्ट के. तो जो एक्ट है आपको पहले ही पता है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड किया है, और इसने 5 माइनॉरिटीज़ बताई हैं जो कि एलिजिबल है सिटीजनशिप लेने के लिए, जो कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन. ये माइनॉरिटीज़ इन 3 कंट्री कौन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, अगर इनमें से कोई भी पर्सन इन माइनॉरिटीज़ का एज एन इलीगल माइग्रेंट आ गया था हमारे इंडिया में, तो ही इज़ एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस.
And the second feature is that legislation applies to those who were forced or compelled to seek shelter in India due to persecution on the ground of religion. यानी कि ये जो लेजिस्लेचर है, यानी कि ये जो प्रोविजंस है इस एक्ट के, उन पे अप्लाई करता है जिनको फोर्स किया गया था और कंपेल किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था, परसिक्यूट किया गया था और कंपेल हो गए थे अपने उन कंट्री को, अपने होम कंट्री को छोड़ करके इंडिया में आने के लिए. तो ये लॉज, इस लॉज के प्रोविजंस उन पर अप्लाई होंगे और उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा इंडियंस की सिटीजनशिप एक्वायर करने में. ठीक है. और उसके बाद में है थर्ड फीचर जो कि है द अमेंडमेंट रिप्लेसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरलाइजेशन फॉर 11+12 टू 5 ईयर + 12 ईयर. देखो, एक कोई पर्सन, ऐसा नहीं है कि यही 5 माइनॉरिटीज़ इंडिया के सिटीजनशिप ले सकती है. कोई भी माइनॉरिटी, कोई भी रिलीजन का पर्सन किसी भी कंट्री का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री का आके इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है अंडर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, जिसके लिए उसका पास्ट 12 ईयर्स का डेटा देखा जाता है इंडिया की सिटीजनशिप लेने में, जिसमें कि 11 ईयर्स में 182 डेज उसको इंडिया में, जिसमें कि उसका लास्ट 15 ईयर्स का डेटा देखा जाता है, जिसमें कि लास्ट 14 में से ऑन एन एवरेज 11 ईयर्स में उसको 182 डेज इंडिया में रहना पड़ता है. और जो एक ईयर है यानी 14 का देखा जाएगा, 14 में से 11 साल एक एवरेज 182 डेज आपको रहना है इंडिया में. और जो एक साल बचा उसमें आपको मतलब वो एक साल आपको पूरा रहना है इंडिया में. आफ्टर दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप. यानी 11 ईयर्स में 182 डेज और एक 15 ईयर्स में से लास्ट वाला 1 ईयर है, उसमें आपको पूरा का पूरा इंडिया में रहना पड़ेगा फॉर एलिजिबल फॉर एन इंडियन सिटीजनशिप. यानी कि लास्ट 15 ईयर्स, देखो इन सिंपल, लास्ट 15 ईयर्स का आपका डेटा देखा जाएगा, जिसमें कि 14 जो है उनमें ऑन एन एवरेज 11 ईयर्स में से आपको 182 डेज इंडिया में रहना होगा. जो लास्ट का 1 ईयर है उसमें से यानी कि 12 मंथ्स आपको इंडिया में रहना पड़ेगा बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है. बट इसमें क्या किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में जो ये 5 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, इनको रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि आपका 5 साल 182 डेज आप रह लो प्लस 12 मंथ्स आप कम्प्लीटली इंडिया में रह लो, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर एन इंडियन सिटीजनशिप. यानी कि पहले था 11 ईयर्स प्लस 12 मंथ्स जो कि एवरी पर्सन के लिए, बट इनको रिलैक्सेशन क्या दिया गया है, 5 ईयर प्लस 12 मंथ्स आप रह लो, देन यू विल बिकम एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है. और फिर फोर्थ इसका फीचर क्या है इस एक्ट का, द कट ऑफ डेट फॉर सिटीजनशिप इज़ December 31, 2014. यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आ रहे हैं उनको सिटीजन, मतलब अभी पाकिस्तान से कोई आया तो उसको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं. जो कि 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में आ गए थे, इलीगल माइग्रेंट की तरह इंडिया में आ गए थे, उनके लिए 5+1 है, ना कि जो अभी 31 2014 के बाद में उनके लिए सेम प्रोसीजर होगा जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए होगा. लेकिन जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए थे एज एन इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज़, उनके लिए ये प्रोसीजर रिलैक्स करके 5+1 कर दिया गया. ठीक है. तो ये डेट आपको याद रखनी है, 31 दिसंबर 2014. यानी कि अगर इसके पहले आया है तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी रिलैक्सेशन मिलके, यानी CAA 2019 के अंदर. लेकिन अगर आप बाद में आ रहे हो देन यू विल बी हैव टू फॉलो सेम प्रोसीजर एज एन अनदर पर्सन. 5 क्या है, द एक्ट सेज दैट ऑन एक्वायरिंग सिटीजनशिप such person shall be deemed to be citizen of India from date of their entry to India. यानी कि इस एक्ट के अंदर अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है देन यू विल बी deemed to be citizen of India from the date you entered India. यानी कि अगर आपको सपोज करो आज कितनी डेट है, आज डेट है 24, तो अगर आपको आज सिटीजनशिप मिल गई तो आपकी सिटीजनशिप आज से नहीं बल्कि जिस डेट से आप इंडिया में आ गए हो आपको उस डेट से सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाएगा. ठीक है. फिर क्या है, ऑल लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम इन रिस्पेक्ट टू द इलीगल माइग्रेंट सिटीजन विल बी क्लोज. यानी कि अगर आप सिटीजनशिप मतलब इलीगल माइग्रेंट की तरह आए थे और आपके ऊपर कोई चार्जेस है एज एन, मतलब आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट पड़ी है कि आप इलीगल माइग्रेंट हो या फिर कोई भी ऐसे कंप्लेंट वगैरह है एज एन इलीगल माइग्रेंट, तो वो भी सारी कंप्लेंट बंद कर दी जाएंगी. 6 क्या है, इट ऑल्सो सेज पीपल होल्डिंग OCI कार्ड कैन लूज देयर OCI स्टेटस इफ दे वायलेट लोकल लॉज फॉर मेजर माइनर ऑफेंसेस. यानी कि इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है.
यह अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि कोई भी ओसीआई कार्ड धारक यदि कोई भी बड़े व छोटे अपराधों में स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति, यानी कि इसमें ये क्या है, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन है जो कि इंडिया में रहते थे, वो या उनके मम्मी पापा दादा दादी कोई भी इंडिया में लास्ट 4 जनरेशन तक ही रहते थे, बट फॉर द शेक ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री उन्होंने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, जिससे कि उनकी जो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो गई है, तो वो ओसीआई हो जाते हैं और उनके पास वो 12 मंथ्स रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से वो बाद में इंडियन की सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो ये कहता है ये वाला प्रोविज़न ये कि अगर ओसीआई कोई भी वॉयलेट करते हैं लोकल लॉज का, तो जो उनका ओसीआई कार्ड है वो ले लिया जाएगा उनसे और वो समाप्त हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है इस एक्ट का? दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई फॉर इलीगल माइग्रेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, दोज इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये एक्ट जो एरिया 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होते हैं उन पे उनके इलीगल माइग्रेंट्स पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। इट्स मतलब बहुत ज़्यादा इसका यू कैन से ड्रॉबैक या फिर अच्छा, मतलब जैसे लोग इसको परसीव करें, तो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो एरियाज़ है जिनमें कि ट्राइबल पीपल है, जो कि 4 स्टेट है, मेघालय, असम, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इनमें के जो इलीगल माइग्रेंट है उन पे ये सिटीजनशिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। क्रिटिसिज्म, अब देखो क्रिटिक्स को काम है क्रिटिसाइज़ करना है, दे विल हैव टू क्रिटिसाइज इट, वरना काम ही क्या होगा उनका फिर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं इसके जो क्रिटिक्स है। पहला कहते हैं कि इट इज़ अगेंस्ट मुस्लिम, यानी कि देखो आप जो ये 3 कंट्रीज़ हैं इनमें मेजर रिलीजन क्या है? मुस्लिम, इस्लाम इनका ऑफिशियल रिलीजन है, तो जो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहती है मुस्लिम के अगेंस्ट है। सिर्फ इन्हीं कम्युनिटीज़ को, मतलब मुस्लिम को छोड़कर इन मुस्लिम को क्यों नहीं दिया जा रहा ये जो इसमें रिलैक्सेशन है, मुस्लिम को क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो एक्ट है वो पर्टिकुलर मुस्लिम को टारगेट करके उनके अगेंस्ट बनाया गया। ठीक है, और जो कहते हैं कि फंडामेंटल क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट हैज़ बीन दैट इफ स्पेशली टारगेट मुस्लिम दैट्स वायलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वो कहते हैं इंडिया बीइंग सेकुलर स्टेट प्रोवाइडिंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, तो ये मुस्लिम को क्यों पीछे हटा रहा है? तो इसके लिए भी मेरे पास काउंटर पॉइंट है इसको सपोर्ट करने के लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म देखते हैं। ये कहते हैं सेकुलरिज्म को टारगेट कर रहा है, सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को वायलेट कर रहा है, जिसमें जो कहता है कि स्टेट किसी पर्टिकुलर रीजन को फेवर नहीं करेगा, ना ही डिस्क्रिमिनेट करेगा किसी रिलीजन के बेसिस पे किसी भी पर्सन को। तो ये कहते हैं सेकुलरिज्म के खिलाफ है। लिबर्टी, इक्वालिटी यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इक्वली ट्रीट नहीं करे, दैट इज़ मुस्लिम कम्युनिटी। जस्टिस का भी वायलेशन हो रहा है इससे। और ये कहते हैं कि जो शिया, बलोची, अहमदिया, ये 3 कम्युनिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में परसिक्यूटेड है, इवन दो दे आर मुस्लिम, लेकिन इनका भी परसिक्यूशन हो रहा है पाकिस्तान में। तो इनको भी एज अगर माइनॉरिटीज़ को आप कंसीडर कर रहे हो तो आपको इनको भी सिटीजनशिप देनी चाहिए। तो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अगर आप सारी माइनॉरिटीज़ को आप रिलैक्सेशन दे रहे हो तो मुस्लिम्स के अंदर भी तो माइनॉरिटीज़ हैं, आपको उनको भी रिलैक्सेशन देना चाहिए, उनको भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो ये फेल कर जाता है सिटीजनशिप एक्ट 2019 इनको रिलैक्सेशन देने में। ठीक है, और रोहिंग्यास वो भी तो माइनॉरिटी हो, तो कब से परसिक्यूटेड है। अगर आप माइनॉरिटीज़ को देख करके सिटीजनशिप दे रहे हो तो उनको भी दो। और तमिल्स जो कि श्रीलंका में उनका इतना ज़्यादा उनका टॉर्चर वॉलेशन उनके राइट्स का हो रहा है, अगर आप माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप में रिलैक्सेशन दे रहे हो तो आपको तमिल्स को भी देना चाहिए। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है। और कहते हैं इट वॉयलेट्स आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो जिसमें कि ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 को, यानी इक्वालिटी नहीं दी जा रही है बिकॉज आर्टिकल 14 के कॉन्सेप्ट का वॉयलेशन हो रहा है। और एक क्रिटिसिज्म ये कहता है कि वन ऑफ द क्रिटिसिज्म इज दैट दिस एक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास लेजिस्लेशन एज क्लासिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन इज नॉट परमिसिबल। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन इज नॉट पॉसिबल। तो क्रिटिक्स इसको चार्ज करते हैं ये वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। फिर इट वॉयलेट्स असम अकॉर्ड ऑफ 1985। कुछ बेसिक क्रिटिसिज्म है जो कि क्रिटिक्स चार्ज करते हैं। अब आर्गूमेंट्स इन फेवर, क्योंकि अल्टीमेटली जो अगर गवर्नमेंट लाई है तो कुछ सोच समझ के लाई होगी, उसके फेवर में आर्गूमेंट्स बहुत सारे हैं। तो पहली बात है ये मुस्लिम के अगेंस्ट में नहीं है, बिकॉज जो अहमदियाज हैं और शियाज हैं, जो ये लोग कह रहे हैं कि आपको इनको मतलब इनको भी रिलैक्सेशन देना चाहिए, तो सिटीजनशिप एक्ट इनको प्रोहिबिट नहीं कर रहा है कि आप सिटीजनशिप नहीं ले सकते हो इंडिया में। यू कैन स्टिल टेक सिटीजनशिप अंडर द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन। द फैक्ट इज़ कि जो
सर्टेन माइनॉरिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल गया है। आपको किसी भी कम्युनिटी को सिटीजनशिप लेने से मना किया ही नहीं गया है। मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी रिलीजन की कोई भी कम्युनिटी हो, आप आ करके हमारे इंडिया में सिटीजनशिप ले सकते हो। बट जो स्पेशल परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया, वो भी एक जो सर्टेन डेट के पहले आ गया है, ठीक है। दूसरा इसका फेवर पॉइंट है वाई दीज 3 नेशंस ओनली, यानी कि ये 3 नेशन से क्यों सेलेक्ट किया गया, वाई नॉट द अदर नेशंस। सो बिकॉज दीज नेशंस हैव डिक्लेयर द रिलीजन विच इज़ इस्लाम, यानी कि इनका ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। तो अल्टीमेटली इनमें जो मुस्लिम की पॉपुलेशन वो तो इंक्रीज़ हो ही रही है, बट जो अदर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ जिनको इनमें रिलैक्सेशन दिया गया इस एक्ट में, उनकी पॉपुलेशन डे बाय डे कम हो रही है। Plus, population data shows that minorities are declining sharply in the last few decades, and both the nations will protect the minority residing in the nation. नेहरू लिकर पैक्ट हुआ था जिसमें 1950 में इसमें कहा गया था both the countries will protect their minorities in बट क्या हो रहा है इन 3 कंट्री में, माइनॉरिटी प्रोटेक्ट होने के बाद छोड़ो, जो उनका पॉपुलेशन था वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। कहाँ 7% से 0.9% आ गया है। बट पाकिस्तान हैव फेल टू डू। पाकिस्तान कम्प्लीटली फेल हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो रहा है इन माइनॉरिटीज़ का, जैसे उनका पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। शिया, बलोची एक्सेट्रा कैन ऑल्सो टेक रिफ्यूज इन इंडिया इफ दे वर फेसिंग परसिक्यूशन इन द कंट्री एंड इंडिया विल ईच केस ऑन इट्स मेरिट, ठीक है। ये कंट्रीज़ भी ये माइनॉरिटीज़ भी हमारे इंडिया में सिटीजनशिप ले सकती है और इनको भी मेरिट के बेसिस पे इनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इवन माइनॉरिटीज़ ऑफ दीज स्टेट्स वुड नॉट गेट इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली। देखो इनको सबको तो लग रहा है कि जो ये माइनॉरिटीज़ है, 5 माइनॉरिटीज़ हैं, इनको ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप आगे हो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। नहीं भाई, इनको भी 5 साल +1 रहना पड़ेगा, तब जाके इनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। इट्स नॉट दैट दे आर गोइंग टू गेट सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली और एनी डेट दे विल कम एंड दे विल गेट द सिटीजनशिप। 31 दिसंबर 2014 के पहले आएंगे तब मिलेगी, और 5 साल +1 इनको भी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा तब मिलेगी। Okay, the act is not a violation of Article 14 as it allows reasonable and just classification positive discrimination. तो जो कहते हैं कि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है, दिस इज़ नॉट, बिकॉज उसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल लेक्सिस, यानी कि आप किस लिए क्लासिफिकेशन कर रहे हो और आपका लॉजिकल ऑब्जेक्टिव क्या है उस क्लासिफिकेशन के पीछे, उन दोनों को अचीव कर रहा है। सो इट्स नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 बिकॉज उसमें भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन जस्ट है, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमको एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करना है, एक सर्टेन माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट करना है, ठीक है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। As they are already persecuted, therefore justice says they must get relaxation of the norms. यानी कि जस्टिस के क्या जस्ट फेयर एंड रीजनेबल ये क्लासिफिकेशन है, उनको पहले से इतना परसिक्यूटेड किया गया है कि अब उनको रिलैक्सेशन देना कोई किसी की इक्वालिटी या जस्टिस का वोलेशन नहीं है, बल्कि उनको हम थोड़ा सा अपलिफ्ट करें बिकॉज उन्होंने बहुत टॉर्चर सहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू मुस्लिम्स डू नॉट हैव टू फियर बिकॉज आपकी सिटीजनशिप जा ही नहीं रही है, यू आर इंडियन सिटीजन, यू विल बी इंडियन सिटीजन। बस ये है कि जो 5 कम्युनिटी से बाहर से लोग आए उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। सो नीड नॉट टू वरी। और जो हेट या फिर जो इविल क्रिएट कर रहे हैं इस एक्ट के खिलाफ, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दैट योर सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड, बट दैट इज़ नॉट सो। आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडियन सिटीजन रहोगे, ऐसा कोई भी लॉ आई थिंक इन फ्यूचर नहीं आएगा जो एक एग्जिस्टिंग इंडियन सिटीजन की सिटीजनशिप को ले लेगा। तो जो भी मैनिफेस्टो क्रिएट कर रहे हैं, जो भी इस सिटीजनशिप एक्ट 2019 को एज एन इविल प्रिडिक्ट करे, दैट्स नॉट इविल। किसी की भी सिटीजनशिप नहीं जा रही है, बट थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है उन माइनॉरिटीज़ को जो कि ऑलरेडी परसिक्यूटेड है, उन्होंने बहुत सहा है, बहुत ज़्यादा रिलीजन के बेसिस पे उन्होंने हेट सहा है, तो बस उनको मिल रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019। आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा ये, and I did my best to make you understand everything, like every provision of it. And if you like the video, you can do like it, you can like subscribe to my channel if you want. Thank you so much for watching it till the last. Thank you.